बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम लोग जीएससी कॉन्सेप्ट सीरीज के आगे बढ़ा रहे हैं और इन शॉर्ट में प्लासी का युद्ध देखेंगे हम लोग 1757 का, और बक्सर युद्ध को देखेंगे 1764 ईस्वी में। थोड़ी सी शुरुआत इसके बैकग्राउंड की बात करें, जैसे कि प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 को होता है, ये तो पता ही। लेकिन प्रमुख समस्या क्या थी, क्यों हुआ? तो अंग्रेज उस टाइम थे बंगाल में। तो उनकी समस्या ये थी कि सिराजुद्दौला जो उस टाइम का बंगाल का नवाब था, उसके मध्य विवाद चल रहे थे। और विवाद के कारण पहले क्या थे? पहला कारण ये था कि जो दस्तक प्रथा थी उसका अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे, क्योंकि 1717 में फर्रुखसियत द्वारा जारी किया गया एक फ्री ट्रेड पास था, उसको भी अंग्रेज जो थे भारतीय व्यापारियों को बेचकर उसका दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे नवाब को राजस्व हानि हो रही थी। राजस्व हानि होने से उसको नाराजगी थी। और इसके अलावा दीवान राज वल्लभ था, दीवान राज वल्लभ उसका पुत्र कृष्ण वल्लभ था, उसको फोर्ट विलियम में आश्रय देना था। तो यह गबन का आरोपी था, इसलिए भी होता था। और एक कारण और था कि नवाब की बिना अनुमति के फोर्ट विलियम में अतिरिक्त किलेबंदी की जानी थी, अंग्रेज शुरू कर दिए थे। और यह किलेबंदी फ्रांसीसी खतरे के मद्देनजर रखकर हुई थी, क्योंकि बंगाल के अगर मैप में देखेंगे दोस्तों ये बात, तो यहाँ पे मुर्शिदाबाद आता है, इसके जिस नीचे प्लासी आता है, फिर यहाँ हुगली हो जाता है और कर्नाटक नाच आता है। कर्नाटक के ऊपर जस्ट बगल में फ्रांसीसी कंपनी थी जिसका नाम चंद्रनगर था। तो ये सारे कारण बनते हैं प्लासी के युद्ध के। आगे बीच में ही जब बात चल ही रही थी, तो जब फोर्ट विलियम की किलेबंदी हटाने की बात हुई, तो उस टाइम फोर्ट विलियम का जो प्रेसिडेंट ड्रेक था उसने अवमानना की नवाब की, कि नहीं हटाया। और फिर नवाब ने आक्रमण किया और उक्त बात हो जाएगी जो फोर्ट विलियम परिषद थी वो। और वहां पे एक घटना घटती है जिसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी। ब्लैक होल ट्रेजिडी, चूंकि हम लोग एकदम शॉर्ट में चल रहे हैं इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे, फैक्ट वाइज ज्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजिडी होती है दोस्तों 20 जून 1756 ईस्वी को। और कालकोठरी घटना जिसको बोलते हैं, हॉलवेल ने इसका विवरण दिया था। और बात ये होती है कि फोर्ट विलियम में जो कलकत्ता में होता है, फोर्ट विलियम जो किला था, किलेबंदी किए गए थे, उसमें एक भवन था जिसमें 146 कैदियों को बंद कर दिया गया था। और सुबह कैदी क्या, अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, जिसमें 23 ही जिंदा बचे थे, 123 मर गए थे सुबह तक। उसमें जो बचे थे उसमें हॉलवेल था, वही इसका विवरण देता है। हालांकि इसका इस घटना का विवरण कहीं और नहीं मिलता है। स्टैनली रिपोर्ट कहती है कि 64 थे और डी प्रियरे वगैरह कहते हैं कि 43 थे, हालांकि ये बात मानी जाती है। ये सारी घटना चल ही रही थी, तो इस इसकी सूचना मिलती है मद्रास के प्रेसिडेंसी में कि भाई बंगाल में ऐसा ऐसा काम हो रहा है, ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई है। तो जब मद्रास में पता चलता है तो क्लाइव स्थल सेना से और एडमिरल वॉटसन जो होते हैं वो नौ सेना से लेकर बंगाल के दोनों साइड से आगे बढ़ते हैं। शक्तिशाली सेना थी ये। और 14 दिसंबर 1756 में ये पहुंच जाते हैं। और क्लाइव ने यहाँ जब कलकत्ता पहुंचा, क्योंकि कलकत्ता में नवाब ने कलकत्ता का जो नवाब बनाया था, कलकत्ता को माणिक चंद के अंदर रख के वो मुर्शिदाबाद चला गया था, जैसे हम लोग अभी बात की है। तो जब अंग्रेज पहुंचा, क्लाइव पहुंचा, तो माणिक चंद को घूस दिया और उसको अपनी तरफ मिला लिया। जब मिला लिया, कोलकाता फिर से अंग्रेजों के अंतर्गत आ गया। तो मजबूर होकर क्लाइव के साथ संधि करनी पड़ी सिराज को। जब सिराज और क्लाइव के साथ संधि करता है तो ये संधि अलीनगर संधि, क्योंकि अलीनगर बोला जाता था, अलीनगर उस टाइम कलकत्ता को बोला जाता था। तो अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। अलीनगर यानी कलकत्ता, ये याद रखें। ठीक है, इस संधि के अंतर्गत बातें होती हैं। आगे बात बढ़ती है तो ये जब संधि होती है इसके बाद प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अलीनगर की संधि के बाद क्लाइव अब चाह रहा था कि पूरे बंगाल पे, हाँ ये बंगाल का सामने में आया था, अब पूरे बंगाल पे वो शासन करना चाह रहा था, नियंत्रण चाह रहा था। तो इस नवाब इस प्रकार ये चाह रहा था कि जो नियंत्रण चाह रहा था, सॉरी, तो नियंत्रण के लिए उसको नवाब को हटाना पड़ेगा, यानी सिराज को हटाना पड़ेगा।
तो अब सिराज को हटाना जरूरी था और अपना एक कठपुतली नवाब बनाना वहां जरूरी था। तो इस उद्देश्य से क्लाइव और वॉटसन जो सेना लेके आए हुए थे, उन्होंने सिराज के विरुद्ध गठबंधन बनाना शुरू किया। जब गठबंधन बनाना शुरू किया तो सबसे पहले तो मीर जाफर ही मिल गया, जो गद्दार था इस पूरे प्लासी युद्ध का। इसी की वजह से हार गए थे, क्योंकि ये मुख्य सेनापति था प्लासी सिराजुद्दौला का, और इसको ही घूस देकर मिला लिया कि भाई तुमको अब नवाब बना देंगे। इसके अलावा राय दुर्लभ भी सेनापति था, खादिम खान, जगत सेठ, मणिकचंद, बंगाल के व्यापारी वगैरह। अमीर चंद एजेंट था, अमीर चंद को पैसे के लेके लेने के नाते सबको मिला लिया। और इसी वजह से जब मेन जो युद्ध हो रहा था क्लाइव और सिराज के बीच में, उसी बीच में मीर जाफर हट जाता है, यानी अपनी सेना आगे नहीं बढ़ाता है। तो इसी वजह से ये युद्ध हार जाता है सिराज। ठीक है, अब किसके किसके बीच होता है तो हमने देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। युद्ध के कारण क्या थे, हमने बात की अभी कि अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना, कलकत्ता की किलेबंदी, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र हो जाता है, मिर्जाफर का विश्वासघात प्रमुख कारण बनते हैं। परिणाम में क्या होता है, सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो जाता है। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है, जो कि 1764 आगे चलेंगे बक्सर के युद्ध में तो पूर्ण रूप से ये कंट्रोल में कर लेते हैं। इसके महत्व की बात करेंगे तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत होती है और बंगाल की अपार जो संपत्ति थी अंग्रेजों के हाथ लग गई थी और भारतीय राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। और इसके महत्व की में कुछ और बात करें तो सामरिक महत्व के तौर पर ये शून्य था, क्योंकि यह युद्ध सैन्य श्रेष्ठता की बजाय छल कपट और विश्वासघात से जीता गया था। वहीं राजनीतिक जो महत्व की बात होती है तो अत्यंत प्रभावी माना जाता है, क्योंकि कंपनी अब राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी थी। और वहीं जितना सरकार मानते हैं कि मध्ययुगीन धर्मतंत्र का अंत था और ये आधुनिक युग का आरंभ था। ठीक है, आर्थिक महत्व के तौर पे लूट का दौर आरंभ हो जाता है बंगाल से ही। और नवीन चंद्र सेन मानते हैं कि दुखों की अंधकार भरी अनंतकालीन लंबी रात का आरंभ था। वहीं पर सिवल स्पीयर मानते हैं कि खुली व निर्लज्ज लूट का दौर आरंभ हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिक युद्ध को देख लेते हैं इन शॉर्ट में। एक पुस्तक गुलाम हुसैन की है दोस्तों, सियार उल मुतखैरिन, बस उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, गुलाम हुसैन का सियार उल मुतखैरिन। आगे चलें, अगला है बक्सर की युद्ध। बक्सर की युद्ध को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्या था ये भाई, क्योंकि बक्सर का युद्ध इतना ज्यादा जरूरी था और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि इससे अंग्रेजी सत्ता पूरी तरीके से काबिज होने में सफल रही और भारत में 1947 तक ये बने रहे। रीजन ये था कि जब मीर जाफर नवाब बनता है 1757 से, यानी 2 जुलाई 1757 से 1760 के बीच में मीर जाफर नवाब बन जाता है। अब ये बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, उसके बीच की थोड़ी बातें बात कर लें, क्योंकि जब अंग्रेजों से मीर जाफर ने बात कर ली थी कि क्या क्या करना है, तो उसके 2 काम थे प्रमुख रूप से। एक तो थे कंपनी के लिए क्या काम करेगा और दूसरा उसने प्रशासन के लिए क्या काम किया। जब कंपनी की बात आती है तो उसने 24 परगना की जो जमीन थी वो कंपनी को दी। दूसरी बात यह है कि कलकत्ता के पास एक टकसाल की अनुमति दी। तीसरा, व्यक्तिगत भेंट के रूप में 2,34,000 पाउंड जो क्लाइव को दिए और आधी वाटसन को भी देता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें बांटता है। कंपनी के कर्मचारी को निःशुल्क व्यापार का अधिकार भी देता है, क्योंकि मीर जाफर इसी वजह से आया था, कंपनी ने इसको रखा था। अब जब खूब ढेर सारे पैसे आने लगे तो कंपनी में अतिशय वृद्धि होती है और 2 काम करते हैं। एक तो कैपिटल कॉस्ट यानी लागत पूंजी होती है और चीन में निवेश का काम शुरू होता है, यानी धन निष्कासन आरंभ हो जाता है इसके बाद काफी तेजी से, और चीन जो बचा हुआ भाग होता है चीन में निवेश करते हैं। वहीं जब आगे प्रशासन के तौर पे देखते हैं तो प्रशासन में भी उसने काफी काम किया, जैसे बिहार में, उड़ीसा में, पूर्णिया में, मुर्शिदाबाद में इसमें मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति की और हिंदू अधिकारियों को हटा दिया। ये भी सारी चीजें थी। इस नीति के कारण मीर जाफर का विरोध होने लगता है और विरोध वर्ग तैयार हो जाता है, जिसमें बंगाल का आर्थिक संकट भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ज्यादातर अंग्रेजों को दे दिया था इसने। और वहीं आगे चलते हैं तो अंग्रेजों की बढ़ती जो मांगे थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। बंगाल में जमींदार भी विरोध करने लगे थे। तो इस अव्यवस्था के कारण क्या होता है
कि इनकी बातें जो है जाफर ने मीर जाफर ने डचों की सहायता से अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश की कि भाई अब डच से मिल जाते हैं और अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दें। लेकिन वहीं 1759 में होता है वेदरा का युद्ध, और वेदरा युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में, सेनापति कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में। इसका परिणाम यह हुआ कि डच समुद्री शक्ति के रूप में समाप्त हो गए और मीर जाफर अब अंग्रेजों की नजर में षड्यंत्रकारी हो गया, जिसे हटाना आवश्यक हो गया। ठीक है, वहीं फरवरी 1760 में क्लाइव इंग्लैंड चला जाता है और उसका उत्तराधिकारी हेनरी वेंसीटार्ट आता है। ये सारी चीजें चल ही रही थी। तो इसमें वो जो वेंसीटार्ट आता है तो जे हाल कार्यवाहक गवर्नर था। एक समझौता होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो 27 सितंबर 1760 को होता है, जो मीर जाफर और दामाद मीर कासिम से समझौता करता है। जो मीर जाफर था उसका दामाद था मीर कासिम, उससे समझौता करता है हेनरी वेंसीटार्ट कि भाई जब तुमको अगर नवाब बनाएंगे मीर जाफर के अलावा, तो तुमको मिदनापुर, बर्धमान, चटगांव ये सारी कंपनी को देनी पड़ेगी और कासिम की सहायता के लिए यूरोपीय सैनिक और कंपनी का नायब पद दिया जाएगा। सारी चीजें जो लालच होते थे वो सारी चीजें मीर कासिम को दी, मीर कासिम को दी। तो आगे चल के क्या होता है कि मीर कासिम 1760 से 1763 के बीच में नवाब रहता है, और नवाब बनने के बाद ये क्या करता है कि 5 लाख वेंसीटार्ट को देता है, 2 लाख कैलवेल को देता है, 2 लाख गेलार्ड को देता है। इस तरीके से काम चलता रहता है। लेकिन जब ये मीर कासिम आता है तो एक काम करता है ये कि जो अपनी राजधानी जो थी मुर्शिदाबाद से चेंज करके मुंगेर बिहार में ला देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अंग्रेज यहाँ पे कम हस्तक्षेप करेंगे और अंग्रेज आक्रमण की स्थिति में अवध वो भाग सकता है और अवध की सहायता ले सकता है। इसलिए उसने मुंगेर बिहार में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। इसके अलावा मुंगेर में तोप और बंदूकों के निर्माण के लिए भी मीर कासिम ने शुरुआत कर दी थी, स्थापना की उसमें, जिसमें प्रमुख रूप से अर्मेनिया का गुरगिन खान था, जर्मनी का रेनहार्ड समरू था, मोहम्मद तकी था। तो ये सारी चीजें चल ही रही थी। तो अब युद्ध की बात आते हैं तो फिर ये शुरुआत कहाँ से हो जाती है, तो पटना हत्याकांड हो जाता है उसी बीच में। पटना हत्याकांड में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी की हत्या करवा दी जाती है और 6 अक्टूबर 1763 को इस कांड को जब होता है तो पटना हत्याकांड नाम दिया जाता है। ये वैसे जानकारी हमको वही गुलाम हुसैन को जिंदा रखने का आग्रह किया था उस टाइम, तो गुलाम हुसैन खान ने ही उसकी जानकारी इससे मिलती है। वहीं नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली छोड़कर अलीवर्दी खां के दरबार में आ गया था गुलाम हुसैन खान। उसकी बुक वही सियार उल मुतखैरिन जो अभी हमने बात की थी। तो किसके किसके बीच होता है बक्सर का युद्ध? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सेनापति हेक्टर मुनरो था, और संयुक्त सेना के रूप में कौन लड़ता है? मीर कासिम बंगाल का, शुजाउद्दौला अवध का, और शाह आलम की मुगल सम्राट था। ये इसमें लड़ते हैं। युद्ध के कारण के तौर पे देखेंगे तो युद्ध के कारण में अंग्रेजों की बढ़ती राजनीति और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते हैं, जो उभरा था उसकी वजह से, और मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक विवाद हो गए थे और अंग्रेजों का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था, और भारतीय शासकों का अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन बनना प्रमुख कारण था। और इसमें ये जो युद्ध होता है गंगा नदी के किनारे बक्सर बिहार में लड़ा जाता है। गंगा नदी के किनारे बक्सर बिहार में लड़ा जाता है 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। हेक्टर मुनरो के साथ 7072 सैनिक थे लगभग, और वहीं शाह आलम द्वितीय का इसका सेनापति नजफ खान था, शुजाउद्दौला अवध का था, मीर कासिम बंगाल का था, जिसके पास थे 40,000 सैनिक। फिर भी ये सब हरा दी गई, सिस्टमेटिक नहीं थे। और 22-23 को 1764 को हेक्टर मुनरो जो था त्रिकुट को पराजित कर देता है और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ जाता है, और शाह शुजाउद्दौला रुहेलखंड की तरफ भाग जाता है। मीर कासिम मृत्युपरंत 1777 मृत्युपरंत यानी जब तक मरता नहीं जब तक भागता रहता है 1777 में पकड़ में नहीं आता। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संधि होती है इस युद्ध के बाद। परिणाम के तौर पे संधि में इलाहाबाद की संधि होती है, अंग्रेजों की विजय हो जाती है। परिणाम देख लेते हैं, और मीर कासिम का पराजित हो जाता है, शाह आलम द्वितीय के अधीन हो गए और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। दीवानी प्राप्त कैसे होती है कि इलाहाबाद की संधि होती है।
इलाहाबाद की संधि दो रूपों में होती है, दो बार होती है। एक होती है 16 अगस्त को 1765 को, सॉरी, एक 12 अगस्त को होती है और एक 16 अगस्त 1765 को होती है। ठीक है, जो 12 अगस्त को होती है वो क्लाइव के साथ होती है और शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। इसमें ये होता है कि भाई शाह आलम द्वितीय नजमुद्दौला के मध्य होती है कि मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी शक्ति थी, फाइनेंशियल पावर थी, 12 अगस्त 1765 में छीन ली गई थी फाइनेंशियल दीवानी शक्तियां। इसके बदले कंपनी शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक राजस्व देती है। वहीं अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद परगने लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए जाते हैं। और जब दे दिया जाता है तो उत्तरी सरकार जो जागीर मिलती है उसको कंपनी को मिल जाती है। वहीं इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को होती है तो उसमें क्लाइव और शुजाउद्दौला की मध्य होती है, क्योंकि सितव राय की अध्यक्षता में यह संधि हस्ताक्षरित हुई थी। यह संधि अवध के साथ होती है क्योंकि अवध उस स्थिति में बफर स्टेट में था, यहाँ पे अवध था तो बफर स्टेट में, यानी दोनों के बीच में था, अंग्रेजों और मुगलों के बीच में था अवध, मध्यवर्ती राज्य के रूप में था। इस कारण अवध का जो सहयोगी कंपनी के लिए आवश्यक था और क्राइव जो है अवध का पूर्ण विलय न करके सहायक संधि के रूप में बनाना चाह रहा, सहायक राज्य के रूप में बनाना चाह रहा था, क्योंकि मराठा और अफगान आक्रमण की स्थिति थी तो अवध का उपयोग किया जा सकता था उस टाइम। और अगर नवाबी समाप्त की तो संभव है कि नवाब मराठों और अफगानों के साथ गठबंधन कर ले। यही सारी रीजन की वजह से वो बफर स्टेट लाइन बनाए रखना चाह रहा था। तो इस तरीके से हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं बक्सर युद्ध और ये, और ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।